हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 8 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक सही अखबार को पढ़ने का तरीका क्या है, उसके वोकैबुलरी, उसके ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और हम लोगों का जो पर्पस है कि आगामी आने वाले जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उसको भी ध्यान रखेंगे और इससे करंट अफेयर्स भी, हमारे रोज के करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। सो I'll see you at the end of the session. Let's get started. Today's topic is prudent approach. Prudent का मतलब विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, wise, intellectual, intelligent. These are the synonyms. Approach, approach को कह सकते हैं step, कदम। initiation कह सकते हैं एक कदम उठाया गया है। प्रूडेंट अप्रोच विवेकपूर्ण बुद्धिमान कदम या विवेक से भरा तरीका कह सकते हैं। ऑन द आरबीआईज इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी मीटिंग, आरबीआई की इंटरेस्ट रेट तय करने वाली कमेटी की मीटिंग पर इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर सेटिंग कमेटी है उस मीटिंग के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। सब हेडिंग, The RBI did well to hold interest rate, but inflationary pressures remained. RBI ने इंटरेस्ट रेट को बनाए रखकर अच्छा किया, लेकिन महंगाई का दबाव बना हुआ है। So did well, it's a past indefinite tense। अच्छा किया, to hold क्या, बनाए रख के, स्टेबल करके, इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों को, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। एक तरफ सही बात आएगी, नेगेटिव तो पॉजिटिव विरोधाभासी बातों को करता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिमेन, लेकिन महंगाई का जो दबाव है, प्रेशर मतलब दबाव, अभी तक बना हुआ है, वो अभी तक जारी है। आई होप इट इज क्लियर। देयर वाज लिटिल रूम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI's interest rate setting committee to maneuver during its meeting in early August। अगस्त की शुरुआत में, in early अगस्त, तो ये एक प्रोफेशनल फ्रेज है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एडवर्बियल है। अगस्त के शुरुआत में अपनी मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग इट्स मीटिंग, इट्स किसके लिए आया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आया है। इट्स मीटिंग, अपने मीटिंग के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट तय करने वाली कमेटी, जो ये कमेटी है उसकी बात की जा रही। मैनूवर ये वर्ब है, चाल चलना, मैनूवर टैक्टिक, स्टैग्नेंट आइडल जिसको कहते हैं, चाल चलना। आइडल का मतलब क्या है, निष्क्रिय, बेकार। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, गतिहीन, इसको गंदा भी कहते हैं, फिल्दी। सो दीज आर एंटोनिम्स। अगस्त की शुरुआत में अपनी मीटिंग के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट तय करने वाली कमेटी के पास ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी। सो देयर वाज लिटिल रूम, लिटिल यहाँ पे डिटर्मिनर है, रूम यहाँ पे नाउन है। कोई गुंजाइश नहीं थी किसके लिए, फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को तय करने को लेकर। आई होप इट इज क्लियर। ये कब हुआ, अगस्त में, अगस्त के शुरुआती में। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है मैनूवर। देयर यहाँ पे इंडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट, जो लिटिल रूम को देखकर यहाँ पे इसका वर्ड्स का यूज हुआ है, यानी कि इंडक्टरी जिसको इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन का है, यानी कि इस वाले केस में, देयर के केस में सब्जेक्ट बाद में आता है और उसके पहले क्या आता है, वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब जो है ये सब्जेक्ट को देखकर लगा है, लिटिल रूम को देखकर लगा है। फॉर यहाँ पे प्रोफेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। ये आप देख सकते हैं जेनेटिक केस, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन। इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी, उसकी बात कह रहे किसके लिए, टू मैनूवर, चाल चलना, यानी कि कोई कह सकते हैं गुंजाइश होने की जो व्यवस्था है उसकी बात की जा रही है। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो मीटिंग को मॉडिफाई कर रहा है। इन अर्ली अगस्त क्या है, ये एडवर्ब ऑफ
टाइम है इन अर्ली अगस्त, अर्ली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, अगस्त यहाँ पे नाउन है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। एलिवेटेड ग्लोबल क्रूड प्राइसेस ओवर द पास्ट few months had already pushed retail inflation beyond the central bank's 4% interest target, with headline CPI rising to 4.38% in June, the highest in the current CPI series। तो कहा जा रहा है elevated global crude prices। elevated का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ऊंचा, तो ये एडजेक्टिव है, ऊंचा। हाई, रेज्ड, लोअर्ड और रिड्यूस्ड, कम और निश्चित कह सकते हैं, फिक्स जिसको कह सकते हैं। तो जो बढ़ा हुआ वैश्विक क्रूड प्राइसेस है, यानी कि क्रूड का मतलब कच्चे होते हैं, कच्चा तेल, रॉ, अनरिफाइंड, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड। तो ये जो तेल है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से ये जो वैश्विक कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी हैं, हाई रही हैं, ऊंची रही हैं। फ्यू मंथ्स हैड ऑलरेडी पुश्ड रिटेल इन्फ्लेशन, उसने पहले ही से क्या कर दिया था, रिटेल इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया था, महंगाई को और बढ़ा दिया था। बियॉन्ड, किसके विपरीत, और ज्यादा, द सेंट्रल बैंक्स 4% टारगेट, यानी सेंट्रल बैंक का जो 4% का टारगेट था, लक्ष्य था, उससे और ज्यादा बढ़ा दिया। बियॉन्ड क्या है, उसके और ऊपर को दिखाता है, हाई को दिखाता है। विद हेडलाइन सीपीआई राइजिंग टू 4.38% इन जून। सीपीआई का मतलब होता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। जो हेडलाइन है, हेडलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, मुख्य सूचकांक जिसको कह सकते हैं, मुख्य सूचकांक सीपीआई राइजिंग जो बढ़कर है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स बढ़कर कितना से 2.38% इन जून। जून में कितना था, 4.38% बढ़ गया, राइज कर गया। द हाईएस्ट इन द करेंट सीपीआई सीरीज। तो ये जो सीपीआई की श्रृंखला है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स की, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं, अब वो क्या है, करंट में क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाईएस्ट सिचुएशन सीरीज में चला गया है सीपीआई के। सो आई होप इट इज क्लियर। इसके वर्ड्स को देख लेते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नाउन है, क्रूड यहाँ पे नाउन है, प्राइस इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन और प्राइस फॉल, मुद्रास्फीति जिसको कह सकते हैं कमी आना, सेंट्रल ये एडजेक्टिव है, मेन, प्रिंसिपल, पेरिफेरल, लोकल, सामान्य और निहित, सीमित जिसको कह सकते हैं, इसको सेंटर्ड भी कहा जा सकता है, टारगेट लक्ष्य ये नाउन है, एम गोल, मिस और फेल विफल हो जाना, हेडलाइन ये नाउन है, मुख्य सूचकांक मेन सीपीआई, ओवरऑल सीपीआई, माइनर सीपीआई यानी कि कम कस्टमर प्राइस इंडेक्स, सब इंडेक्स, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स है। आगे चलते हैं। वाइल, वाइल से यूज हुआ है, यानी कि ये क्या है, आगे विरोधाभासी बात को कहा जाएगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, रीजन को दिखाएगा। वाइल द आउटकम, जबकि जो इसका परिणाम है, आउटकम का मतलब रिजल्ट कह सकते हैं, ये रिजल्ट है। आउटकम यहाँ पे नाउन है, आप ध्यान रखेंगे। वाइल द आउटकम वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, फॉरगॉन कंक्लूजन कहने का मतलब पूर्व निर्धारित परिणाम, जो पहले से पता था, अनुमानित कह सकते हैं। लीडिंग द आरबीआई टू कीप द रेपो रेट अनचेंज, ये लीड करते हुए, बताते हुए किसको, आरबीआई को, टू कीप किस चीज के लिए, बनाए रखने के लिए, रेपो रेट। ये रेपो रेट कहने का मतलब रेपो दर, रेपो रेट, पेनल्टी रेट और डिफॉल्ट रेट, ये उसका एंटोनिम्स है। अनचेंज्ड एट 5.38% फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग, और ये अनचेंज रहा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब, वो कितना बना रहा, एट 5.38%, कब, फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग, लगातार जो चौथी मीटिंग है, बैठक है, उसमें भी ये बना रहा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा's post PMC settlement statement suggests that the central bank's principal concern has for some time now, कुछ समय के लिए एडवर्बियल के रूप में काम कर रहा है, been containing the fallout of mounting geopolitical uncertainties on India's microeconomics fundamentals। इसके वर्ड मीनिंग्स को पहले देख लेते हैं। पोस्ट एमपीसी, एमपीसी का मतलब होता है माइनर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके।
के बाद के बयान जो है पोस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट, एमपीसी कम्युनिकेशन यहाँ पे इसको कह सकते हैं, प्री पॉलिसी स्टेटमेंट और साइलेंस, चुप्पी बनाए रखना, कोई स्टेटमेंट ना देना, प्रिंसिपल कंसर्न मुख्य चिंता, मेन वरी और प्राइमरी इशू जिसको कह सकते हैं, माइनर कंसर्न, ट्रिवियल मैटर, माइनर मतलब तुच्छ, ट्रिवियल एक एडजेक्टिव है, ये हमेशा जो क्या है कम को, जैसे इंपॉर्टेंट मैटर तो ट्रिवियल मैटर कह सकते हैं, वाइटल मैटर तो ट्रिवियल मैटर कह सकते हैं। तो ये अक्सर एडजेक्टिव के रूप में आता है ट्रिवियल, और इधर हर एडिटोरियल में ट्रिवियल का यूज किया जा रहा है अगर आपने गौर किया हो तो। फॉल आउट परिणाम, परिणाम स्वरूप प्रभाव, ये नाउन है। इंक्रीजिंग, राइजिंग, डिक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग कम होना, घटना। जियोपॉलिटिकल राजनीतिक, भू राजनीतिक, ये एडजेक्टिव है। जियो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक और अपॉलिटिकल। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, अपॉलिटिकल का मतलब अराजनैतिक, गौण, अमुख्य कह सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि आर्थिक, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक वाइड, एग्रीगेट, माइक्रो इकोनॉमिक और इंडिविजुअल, व्यष्टि आर्थिक जिसको कह सकते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक से जुड़ा हुआ, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको समझते हैं। लीडिंग द आरबीआई टू कीप रेपो रेट अनचेंज एट 5.38% फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग। ये आरबीआई को लीड करते हुए बनाए रखने के लिए, टू कीप बनाए रखने, रेपो रेट अनचेंज उसको बिना परिवर्तित किए हुए, कितना से 5.38% फॉर दी फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग। अगले लगातार जो 4 मीटिंग्स चल रहे थे उसमें उसका जो रेपो रेट था वो क्या था, एकदम फिक्स था 5.38%। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पोस्ट एमपीसी स्टेटमेंट। अब आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के पहले सजेस्ट किया था, सजेस्ट करते हैं क्या, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। द सेंट्रल बैंक्स प्रिंसिपल कंसर्न हैज, ये सेंट्रल बैंक का जो मुख्य मुद्दा है, चिंता है, कंसर्न का मतलब वरी कह सकते हैं, चिंता है, प्रिंसिपल मतलब प्राइमरी मुद्दा जो है वो क्या है, हैज बीन कंटेनिंग द फॉल आउट ऑफ माउंटेनिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। कंटेन बनाए रखना, उस पर ध्यान देना, फॉल आउट का मतलब कमी, किस पे कमी, माउंटेनिंग जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक यानी भौगोलिक रूप से जो लगातार फॉल आउट हो रहा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं के ऊपर, ऑन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, और किस पे, भारत के समष्टि आर्थिक फंडामेंटल पे, किस चीज के लिए, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम नाउ। तो ये यहाँ इसको हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, एडवर्बियल है सेंटेंस के लास्ट में। इसको यहाँ तक मैं फिर से समझा देता हूँ। सेंट्रल बैंक के 4% के टारगेट से आगे बढ़ा दिया था। जून में हेडलाइन सीपीआई बढ़कर 4.38% हो गया, जो मौजूदा सीपीआई सीरीज में सबसे ज्यादा है। हालांकि नतीजा तो तय था, ये पहले से पता था, सजेस्ट कर दिया था, किसने, आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा ने ये पहले से तय कर दिया था, नतीजा तय था, जिसमें आरबीआई ने लगातार चौथी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25 पर बिना किसी बदलाव के रखा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के पीएमसी के बाद के बयान से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक की मुख्य चिंता, मेन कंसर्न, प्रिंसिपल कंसर्न जो है वो क्या है, भारत के माइक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल पर बढ़ती जियोपॉलिटिकल यानी कि भौगोलिक रूप की जो अनिश्चितताएं हैं, जियोपॉलिटिकल माउंटिंग कहने का मतलब बढ़ती हुई भौगोलिक जो चिंताएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, के असर को रोकना रहा है। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। द रेसेंट डॉलर रूपी स्वैप एंड द डिसीजन टू एब्जॉर्ब द हेजिंग कॉस्ट ऑन फ्रेश फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ द आरबीआई's फोकस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द रेसेंट डॉलर रूपी स्वैप, स्वैप यहाँ पे वर्ब है, विनिमय, एक्सचेंज, ट्रेड, रिटेन की बनाए रखना, ऑब्जर्व सहमति करना, ये वर्ब है, टेक इन, सोक अप, रिजेक्ट और एक्सपेल, रिजेक्ट कर देना, उसको एक्सपेल कर देना, दीज आर द एंटोनिम्स। लेजिंग जोखिम प्रबंधन, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे,
रिस्क कवरिंग, प्रोटेक्शन, रिस्क एक्सपोजर, स्पेकुलेशन, अनुमान जिसको कह सकते हैं, रिस्क जोखिम को दिखाना, एक्सपोज करना, फॉरेन करेंसी, नॉन रेसिडेंट बैंक, विदेशी मुद्रा गैर निवासी जिसको कह सकते हैं, जिसको FCNR कहा जाता है, फॉरेन डिपॉजिट, डोमेस्टिक डिपॉजिट, घरेलू जमा जिसको कह सकते हैं, रेसिडेंट डिपॉजिट भी सेम है। इंडिकेशन यहाँ पर संकेत, ये नाउन है। साइन, हिंट्स कह सकते हैं, प्रूफ, डिनाइल, फोकस यहाँ पे वर्ब है, ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन और निग्लेक्ट, डिस्ट्रैक्ट होना, निग्लेक्ट करना, एंटोनिम से इसके। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ये एडजेक्टिव है। गोल, एम, सब्जेक्टिव, बायस, विरोधी सोच जिसको कह सकते हैं। ओके, एडिक्वेट, पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडिक्वेट। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट जिसको कह सकते हैं। लिक्विडिटी, तरलता, ये एडजेक्टिव है, DITY लग कर आया है। फ्यूडिलिटी, कैश फ्लो, इलिक्विडिटी, रिजिडिटी, इलिक्विडिटी का मतलब अनगदी, अतरलता जिसको कहते हैं। रिजिडिटी का मतलब कठोरता, दृढ़ता, स्टिफनेस, राइट, दीज आर दी एंटोनिम्स। रिकवर्ड, उबरना, वर्ब है ये। रिगेन्ड, रिबाउंडेड, डिक्लाइंड और डिटेरिएट, घटना, डिक्लाइन करना, दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। हाल ही में डॉलर, रुपया स्वैप और नए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट पर हेजिंग कॉस्ट के एब्जॉर्ब करने का फैसला RBI के फोकस के साफ संकेत हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, विनिमय, सहमति प्रदान करना, यानी कि जो विनिमय हुआ है हाल फिलहाल में, जो डॉलर विनिमय हुआ है, एंड द डिसीजन, रुपीज स्वैप विनिमय, एंड डिसीजन टू ऑब्जर्व, और ये निर्णय लेना कि ऑब्जर्व करने के लिए, किसे ऑब्जर्व करने के लिए, सहमति प्रदान करना। द हेजिंग कॉस्ट, हेजिंग कॉस्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का शुल्क है जो अपने मालों को विनिमय करने के दौरान उसकी सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, और उससे जुड़े हुए निगरानियों के लिए भी कह सकते हैं। हेजिंग कॉस्ट ऑन फ्रेश फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक, ये जो विदेशी मुद्रा गैर निवासी जो बैंक है उसके लिए। डिपॉजिट्स आर क्लियर इंडिकेशन, ये साफ साफ दर्शाता है, इंडिकेशन यहाँ पे नाउन है, क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये साफ साफ दर्शाता है ऑफ द RBI's फोकस, यानी RBI के जो फोकस हैं, यानी कि फोकस कहने का मतलब जो ध्यान केंद्रित करता है किस पे, इस हेजिंग कॉस्ट को बरकरार रखने के लिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड, इसके जो उद्देश्य है वो दो तरीके के हैं। टू फोल्ड कहने का मतलब ये एडजेक्टिव है, ये दो तरफा, यानी कि इसके दो उद्देश्यों को दिखाता है, ऑब्जेक्टिव को दिखाता है। टू, पहला, टू मेंटेन एडुकेट डोमेस्टिक लिक्विडिटी, बरकरार रखना पर्याप्त डोमेस्टिक, एडुकेट डोमेस्टिक लिक्विडिटी, घरेलू तरलता को बनाए रखना। एज, क्योंकि, ये कंजंक्शन है। द रुपीज वीकन्स एमिड कैपिटल आउटफ्लो, क्योंकि ऐसा कब हुआ, पैसा जो है उसमें वीकन, उसमें कमी आई है, वो कमजोर बनाया गया है, एमिड कैपिटल आउटफ्लो, जब पूंजीगत आउटफ्लो हुआ, जब उसका बहाव हुआ, उस दौरान पैसे में कमी आई है, उसकी स्ट्रेंथ में। वाइल शोरिंग अ फॉरेन exchange reserves as the merchandise import bill swells on back of elevated crude prices। वही दूसरी तरफ, जबकि यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। जबकि शोरिंग अ फॉरेन एक्सचेंज, शोरिंग अप कहने का मतलब फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी आई है, यहाँ पे शोरिंग अप का मतलब राइजिंग अप, वृद्धि हुई है। रिजर्व्स करता है, ये बताता है एज द मर्चेंडाइज इंपोर्ट, किसको, किस रूप में, मर्चेंडाइज इंपोर्ट, यानी कि कॉमर्शियल आयात जो है वो उसके ऊपर कहा जाए, रिजर्व करने की बात की जा रही है। विल स्वेल्स ऑन द बैक ऑफ, और ये जो इंपोर्ट बिल है ये इसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। द बैक ऑफ एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस, यानी कि ये किस पर आगे पड़ा है, ये जो बढ़ती हुई जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है इस पर इसका प्रभाव पड़ा है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। कैपिटल आउटफ्लो के बीच रुपया कमजोर होने पर घरेलू लिक्विडिटी को काफी बनाए रखना यह जरूरी है, और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों के कारण मर्चेंडाइज इंपोर्ट बिल बढ़ने पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करना, ये उनका सोच है। ठीक है, ये पहला सोच है।
टू मेंटेन द एडुकेट। अब हो क्या रहा है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इंपोर्ट हो रहा है, जो माल आ रहे हैं बाहर से, यही सी बात है, क्रूड ऑयल वगैरह, तो सब पे एक्सचेंज वगैरह जो कर लगे जाते हैं वो ज्यादा लगाए गए हैं, यानी कीमतें बढ़ गई हैं। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की कीमतें बढ़ गई हैं ऑयल के ऊपर ऊंची कीमतों के कारण। ठीक है, मिल और क्रूड ऑयल नहीं मिलने के कारण, तो उसी का ये प्रभाव है। दूसरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव नाउ क्लाइम्ड क्लोज टू 100 बिलियन। फॉर अब ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास, जो कोष की बात की जा रही है, हैव नाउ क्लाइम्ड क्लोज टू, अब ये बढ़ गया है, ऊंचा उठ गया है, क्लोज टू कितने नजदीक, $700 बिलियन के नजदीक ये पहुंच गया है। वाइल, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, वाइल FCNR deposit have risen to around $40 billion and are expected to grow further before the scheme closes। और वहीं दूसरी तरफ, जबकि यहाँ पे क्या है, जबकि ये डिपॉजिट्स जो है हैव रीजन, बढ़ गया है, हैव यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है, डिपॉजिट का ये ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, इसका मेन वर्ब है V3 रीजन, टू अराउंड लगभग $40 बिलियन के आसपास बढ़ गया है। और एक्सपेक्टेड टू, ऐसी आशा है, टू ग्रो, वो बढ़ेगा, फर्दर आगे, बिफोर द स्कीम क्लोजेस, ये स्कीम बंद होने के पहले इसके और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। द रूपी विच until recently was the most performing Asian currency has recovered to around 95 rupees। अब रूपी पैसे की बात की जा रही है, हैज रिकवर्ड, द रूपी का यहाँ वर्ब कौन है, हैज रिकवर्ड, हैज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, रिकवर्ड इसका मेन वर्ब है। ठीक है, टू अराउंड 95, यानी पैसे ने रिकवरी की है, यानी कि वो पहुंचा है कितना, लगभग 95 रुपए के करीब, जो अनटिल रिसेंटली, अब तक की नहीं, वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी, अब तक का क्या है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करने वाले एशियन करेंसी है, एशियाई पैसों में से एक है, रुपयों में से एक है। अब इसको फिर से समझ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 700 बिलियन के करीब पहुंच गया है, जबकि FCNR डिपॉजिटरी बढ़कर लगभग 40 बिलियन हो गया है, और स्कीम बंद होने से पहले इसके और बढ़ने की उम्मीद है। रुपया जो हाल तक सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली एशियाई करेंसी थी, अब लगभग 95 रुपए पे पहुंच गई है। तो ये एक हमारा कंसर्न है, एडिटर यहाँ पे एक चिंता भी दिखा रहे हैं कि रुपया हालांकि अपने अस्तित्व को बनाए रखी हुई है, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउएवर, विरोधाभास को दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट को। द MPC's assessment that inflationary pressures are not yet broad-based and remain largely confined to food and fuel may prove premature। तो कहा जा रहा है फिर भी, हालांकि द PMC's assessment, PMC का जो असेसमेंट है, मूल्यांकन जिसको कह सकते हैं, ये नाउन है। इवैल्यूएशन, अप्रेजल, नेग्लेक्ट और इग्नोरेंस, नजरअंदाज कर देना। इन्फ्लेशनरी, मुद्रास्फीति, ये एडजेक्टिव है। प्राइस राइजिंग, बढ़ती हुई कीमतें, कॉस्ट इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई लागतें। डिफ्लेशनरी, घटती हुई। प्राइस रिड्यूसिंग, प्राइस का कम होना, दीज आर एंटोनिम्स। ब्रॉड बेस्ड, व्यापक आधारित, ये एडजेक्टिव है। वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव। नैरो, लिमिटेड, नैरो छोटा, नियंत्रित। कन्फाइंड, सीमित, ये एडजेक्टिव है। रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड। अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री, स्वतंत्र, अनियंत्रित। प्रीमेच्योर, असमय, एडजेक्टिव है, असमय। अर्ली, टू सून, टाइमली और लेट, सीमित समय पर और देरी जिसको कह सकते हैं। सेक्टर्स, नाउन है। क्षेत्र, इंडस्ट्रीज, डिविजन्स, यूनिट, इंडिविजुअल, एक यूनिट, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, और व्यक्तिगत यूनिट को कह सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट, नाउन है, परिवहन। ट्रांजिट, कन्वेंस। इमोबिलिटी, स्टिलनेस, इमोबल यानी कि स्थिर जो हो, स्टिलनेस उसके स्थायित्वता को दिखाता है। टूरिज्म, नाउन है, पर्यटन। ट्रैवल, साइट सीइंग, आइसोलेशन, होम स्टे, अलगाव, अलग रहना, नजरबंद जिसको भी कह सकते हैं। अनरियलिस्टिक, एडजेक्टिव है, व्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल, अनफीजिबल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, जो सही है, निश्चित है, प्रैक्टिकल रूप से। लॉजिस्टिक्स यहाँ पे नाउन है।
रसद प्रबंधन, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, डिसएरे क्योस। डिसएरे अव्यवस्था, गड़बड़ी, अराजकता, दीज आर द एंटोनिम्स। इसको एनार्की भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ओके, क्लटर भी कह सकते हैं क्योस को। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। हालांकि एमपीसी का यह आकलन है कि महंगाई का दबाव अभी बड़े पैमाने पर नहीं है और काफी हद तक खाने और फ्यूल तक ही सीमित है। ठीक है, ये जो लार्जली कन्फाइंड कहने का मतलब सीमित, ठीक है, लार्जली यहाँ पे एडवर्ब है, कन्फाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कहाँ तक सीमित है? टू फूड एंड फ्यूल, भोजन तक और तेल तक। में प्रूव प्रीमेच्योर, और ये क्या प्रीमेच्योर कहने का मतलब असीमित है, असमय है, आगे ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हायर फ्यूल कॉस्ट हैव अफेक्टेड सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि बढ़ती हुई जो फ्यूल की कीमतें हैं उसने प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? अलग अलग सेक्टर्स को, इसमें जोड़ते हुए ट्रांसपोर्ट को, फूड, ट्रैवल और टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स को ये बढ़ती हुई फ्यूल की जो कीमतें हैं उसने उसको प्रभावित किया है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव और इसका मेन वर्ब है अफेक्टेड। इसका ऑब्जेक्ट है सेक्टर्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे ये बताते हुए किस किस को, ट्रांसपोर्ट को, फूड, ट्रेवल एंड टूरिज्म को। आगे देख, इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मोर देन डबल्ड टू 4.31% इन जून फ्रॉम 1.75% इन मई। तो ये कहा जा रहा है मुद्रास्फीति इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, किसमें? यातायात की जो सेवाएं हैं उसमें वो डबल्ड हो गई है, मोर देन डबल्ड, यानी दुगने से ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बता रहा है कितना से कितना। जब भी इस से इस तक बताने की बात हो तो उसके लिए टू और फ्रॉम का यूज किया जाता है, यानी यहां से बढ़कर इतना हो गया है। 4.31 जो जून में है, मई में 1.7% था और बढ़कर जून में कितना हो गया? 4.31% हो गया, जो दुगने से भी ज्यादा है। ऑल दो ये कंजंक्शन के रूप में है, हालांकि द सेंटर cut commercial LPG prices for a second consecutive month in July, it is unrealistic to expect restaurant and entries to pass on these savings immediately. हालांकि सेंटर ने, केंद्र ने कट कॉमर्शियल एलपीजी प्राइसेस, यानी कि कट प्राइसेस का मतलब कीमत में कमी लाया। केंद्र ने कॉमर्शियल जो एलपीजी गैसेज है उसकी कीमतों में कमी लाई है। फॉर अ सेकेंड कंजिक्यूटिव मंथ इन जुलाई, जुलाई के दूसरे महीने में लगातार दूसरे महीने यानी मई में भी और जुलाई में भी कमी लाई गई है। इट इज अनरियलिस्टिक, ये पूरी तरीके से क्या है? अनरियलिस्टिक है, अव्यवहारिक है। टू एक्सपेक्ट, ये सोचना, ये एक्सपेक्ट करना। रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट पढ़ा जाता है, रेस्टोरेंट्स नहीं पढ़ा जाता, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये नाउन है रेस्टोरेंट। एंड ईटरीज, ईटरीज का मतलब होता है वो सारी जगह जहाँ पे खाने की व्यवस्था की जाती है। eateries, that's called restaurant, mess, food homes, these are the synonyms of eateries. To pass on these saving immediately, इसको समझ लेते हैं। एलपीजी की कीमतों में कटौती की, लेकिन यह उम्मीद करना कि रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह इस बचत का फायदा तुरंत उठाएंगे सच नहीं है। यानी कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं लगातार इसको अफेक्ट कर रही हैं, रेस्टोरेंट खाने पीने की चीजों को ये लगातार उस पर प्रभावित कर रही है। टू यहाँ बता रहा है टू पास ऑन ए V1 है, दीज सेविंग इसका ऑब्जेक्ट है, इमिडिएटली एडवर्ब है, तुरंत इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसके लिए आया है? सेंटर की बात की जा रही है, कॉमर्शियल सेंटर की। इज इसका वर्ब है, अनरियलिस्टिक एडजेक्टिव है, टू प्लस V1 और इसका ऑब्जेक्ट है रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैव आल्सो रेज प्राइसेस दिस ईयर। पैसेंजर व्हीकल्स, यात्रियों के लिए जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं, गाड़ियां या जो भी व्हीकल्स हैं, जो उसके उत्पादक करते हैं, जो उसको मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भी क्या है, इन पे प्राइसेस बढ़ा दिए, इनकी कीमतों को बढ़ा दिया है इस साल, दिस ईयर। रिफ्लेक्टिंग हायर इनपुट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करते हुए ये दिखाता है हायर इनपुट को और लॉजिस्टिक कॉस्ट को, यानी कि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उस व्हीकल्स को बनाने में और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इसके कारण ये इसको दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से क्या है, इन सारे व्हीकल्स पे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतों को बढ़ा दिया है। पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव और इसका मेन वर्ब है रेज्ड।
ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, प्राइजेस इसका ऑब्जेक्ट है दिस ईयर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। I hope it is clear. While US President Donald Trump has indicated a possible truce and a durable agreement to secure navigation through the Strait of Hormuz, the Ukraine war continues to threaten supplies from Russia, India's largest crude supplier. Word meanings को पहले देख लेते हैं। Indicated ये verb है, has indicated ये present participle है, आप ध्यान रखिएगा V3 का यहाँ पे यूज किया गया। संकेत दिया, सिग्निफाइड, सजेस्टेड, कंसील्ड और डिनाइड, छुपाए रखा, हाइड कर लेना। ट्रूस यहाँ पे नाउन है, युद्ध विराम। सीज फायर, आर्म स्टिक्स, हॉस्टैलिटी और कॉन्फ्लिक्ट, विवाद और झगड़ा, दुश्मनी जिसको कह सकते हैं। ड्यूरेबल, टिकाऊ, एडजेक्टिव है। लास्टिंग, एंड्योरिंग। टेम्पररी, फ्रजाइल, एडजेक्टिव है, थोड़े समय के लिए। टेम्पररी, क्षणभंगुर, फ्रजाइल का भी यूज पिछले कई सेशन के एडिटोरियल में किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट्स, नाउन है, व्यवस्था। सेटअप, एग्रीमेंट। डिसऑर्डर, डिसअरे, अव्यवस्था जिसको कह सकते हैं, डिसऑर्डर। नेविगेशन, नाउन है, नौवाहन, नौवहन। सेलिंग, रूट गाइडेंस। डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन। दीज आर एंटोनिम्स। थ्रेटन, धमकी देना, वर्ब है। इंडेंजर, मेनेस जिसको मुसीबत कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, खतरा कह सकते हैं, मेनेस। प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, सुरक्षा, प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं। क्रूड सप्लायर, कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, तो ये एज अ नाउन यूज कर रहा है। सप्लायर यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्रूड यहाँ पे नाउन है। ऑयल सप्लायर, प्रोवाइडर, कंज्यूमर एंड बायर, दीज आर एंटोनिम्स। प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना, ये वर्ब है। गिव प्रायोरिटी, एम्फसाइज, जोर डालना। इग्नोर और नेग्लेक्ट, ये सेम अभी यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में देख रहा था। इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। सप्लाई शॉक्स, आपूर्ति झटके, ये वर्ब की तरह यहाँ यूज हो रहा है। सप्लाई डिसरप्शन, शॉक्स। सप्लाई स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व जिसको कह सकते हैं। सप्लाई में, पूर्ति में। ईज, आराम से, सही से, सुचारू रूप से। प्रूडेंट, ये वर्ब, समझदारी भरा। वाइज, सेंसिबल। रेकलेस और इम्प्रूडेंट, रेकलेस का मतलब है लापरवाह तरीके से, असावधान। अंधाधुंध जिसको कह सकते हैं, लापरवाही। इम्प्रूडेंट ये एडजेक्टिव है। आप समझते हैं, जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेट किया है, यह संकेत दिया है, अ पॉसिबल ट्रूस, एक संभव युद्ध विराम का, एंड ड्यूरेबल एग्रीमेंट, और लंबे समय का जो एक टिकाऊ व्यवस्था का एग्रीमेंट, समझौते का। एग्रीमेंट का मतलब समझौता भी होता है। यहाँ पे एग्रीमेंट नाउन है, ड्यूरेबल एडजेक्टिव है। ए डिटर्मिनर है, किससे, किस सिक्योर, यानी पर्पस बता रहे किस लिए। टू सिक्योर नेविगेशन थ्रू, यानी नेविगेशन कहने का मतलब नौवाहन, नौवाहन के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या है, एक आश्वस्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं किया। अगर यहाँ पे नाम नहीं होता तो होता द यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। हालांकि इसके पहले भी द लगाया जा सकता है, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ओके, तो द का यूज यहाँ पे नहीं किया गया। हैज यहाँ सिंगुलर है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। ये ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मेन वर्ब क्या है, इंडिकेटेड, V3। किसके लिए, थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मोज, किससे जुड़ा हुआ ये है, द स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर ये अग्रीमेंट किया गया, समझौता, टिकाऊ समझौते की बात किया, जो इंडिकेट किया है उसने अभी। द यूक्रेन वॉर कंटिन्यूज टू थ्रेटन सप्लाईज फ्रॉम रशिया। दूसरी तरफ क्या है, यूक्रेन वॉर जो है, युद्ध जो है, लगातार ये डरा रहा है यानी खतरा है, किसके लिए, सप्लाईज फ्रॉम रशिया, रशिया से जो सप्लाई आ रहा है, पूर्ति जो हो रही है, उसके लिए खतरा बना हुआ है। इंडिया लार्जेस्ट क्रूड सप्लाई, भारत का एक सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है, आपूर्ति करता है। इवन सो, यहाँ तक कि द आरबीआई डिसीजन टू प्रायोरिटाइज ग्रोथ while remaining alert to inflationary pressures from global supply shock is underpinned by India's relatively strong domestic fundamentals. RBI decision, RBI का जो डिसीजन है, एक निर्णय है, किसको लेकर, टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना। किसको प्राथमिकता देना, ग्रोथ को। ग्रोथ कहने का मतलब वृद्धि को, डेवलपमेंट इंक्रीजमेंट को, वाइल
वहीं दूसरी तरफ रिमेनिंग अलर्ट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, और जो मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, मुद्रास्फीति जो प्रेशर है, दबाव है फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई शॉक्स, वैश्विक पूर्तिकर्ता जो शॉक्स है, झटके जो है, ये प्रेशर जो है, इज अंडरपिन्ड, ये इसको क्या है, आधार देता है। अंडरपिन्ड यहाँ पे क्या है, एज एडजेक्टिव है। अंडरपिन्ड का मतलब उसको सहारा देना, राइट, सहारा प्रदान करना, आधार प्रदान करना, जिसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। बाय इंडियाज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, ये सहारा किसके द्वारा दिया जा रहा है, खास करके रिलेटिवली जो जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, यानी कि भारत का जो घरेलू जो फंडामेंटल चीजें हैं वो उसको क्या आधार प्रदान कर रहा है। चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य नेविगेशन को सुरक्षित करने के लिए एक संभावित युद्ध विराम और एक टिकाऊ व्यवस्था का संकेत दिया है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। यूक्रेन युद्ध भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल का सप्लाई रूस से सप्लाई के लिए खतरा बना हुआ है अभी तक। फिर भी ग्लोबल सप्लाई झटकों से महंगाई के दबाव के प्रति अलर्ट रहते हुए ग्रोथ को प्राथमिकता देने का आरबीआई का फैसला भारत के तुलनात्मक रूप से मजबूत घरेलू बुनियादी बातों पर आधारित है। आगे देखते हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रू 15.5% ईयर ऑन ईयर इन जून। अब ये जो कॉमर्शियल एक्सपोर्ट्स हैं जो लगातार बढ़ चुके हैं 15.5 से साल दर साल इन जून में ये लगातार बढ़ते रहे। कंजम्पशन डिमांड हैज रिमेन्ड रिजिलियंट, और ये जो उपभोक्ता का जो डिमांड है हैज रिमेन्ड, ये लगातार रिजिलियंट रहा है, लचीला रहा है, लगातार ये बढ़ता घटता रहा है। एंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, और पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स विनियोग जो है वो लगातार क्या है, स्ट्रेंथन, वो मजबूत बना हुआ है। ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। गवर्नर मल्होत्रा's assertions that future policy decisions will remain data dependent and that the RBI will adopt a wait and watch approach is arguably the most prudent course। तो कहा जा रहा है भारत के जो गवर्नर हैं मल्होत्रा, उनका असर्शन है, सोच है, उनकी जो अपनी एक व्यू पॉइंट है, नोशन है, उसकी बात की जा रही है कि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस असर्शन के लिए। फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन विल रिमेन डेटा इंडिपेंडेंट, भविष्य की जो पॉलिसी है, डिसीजन है, वो हमेशा बनी रहेगी किस पे, डेटा डिपेंडेंसी पे। डेटा जो कहेगा, डेटा जो आएगा उसी के आधार पर आरबीआई की पॉलिसी बनी रहेगी आगे भी। एंड दैट, और कि आगे क्या, द आरबीआई विल अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच अप्रोच, और आरबीआई अपनाएगी, अडॉप्ट करेगी वेट एंड वॉच, रुको और देखो, वेट एंड वॉच की जो एक पॉलिसी है वो अपनाएगी। अप्रोच जिसको कह सकते हैं, इज एग्वेबली द मोस्ट प्रूडेंट कोर्स, और ये सबसे समझदारी भरा कदम होगा। एग्वेबली द मोस्ट प्रूडेंट कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ पे स्टेप कह सकते हैं। इस लाइन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जून में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट साल दर साल 15.5% बढ़ा, खपत की मांग मजबूत बनी हुई है और सरकारी और निजी निवेश मजबूत होते जा रहे हैं। गवर्नर मल्होत्रा का यह कहना है कि भविष्य में के पॉलिसी फैसले डेटा पर निर्भर करेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ये जो विल रिमेन डेटा डिपेंडेंसी, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और आरबीआई इंतजार करो और देखो का तरीका अपनाएगा। शायद ये सबसे समझदारी भरा कदम है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप इस सेशन को दूसरे तक शेयर करें, ताकि उनको भी सही तरीके से अखबार पढ़ने का तरीका एक पता चले, और वो भी क्या है, अपने एक समझ को बढ़ाएं और इंग्लिश के नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।